भाई जो रीजनरेशन का इसमें सिस्टम है, रीजन, उसका आपने एक्सपीरियंस बताया, ड्राइविंग एक्सपीरियंस, क्योंकि स्पेशली वो जो हमारे दोस्त जो कि आइस व्हीकल से ईवी पे शिफ्ट होंगे तो उनको ज़रा डिफरेंट फील होगा। वो आपका एक्सपीरियंस क्या है और प्रैक्टिकली आपने क्या उसका एडवांटेज महसूस किया है? जी बिल्कुल। रीजन थोड़ा सरप्राइजिंग और थोड़ा डिफरेंट होता है आइस व्हीकल से। तो जो फर्स्ट टाइम ईवीज चलाते हैं उनको थोड़ा सा ब्रेक पैडल से यूज टू होना पड़ता है। लेकिन जो BYD का एटो 3 मॉडल है, इसमें मैंने देखा है कि लर्निंग कर्व बहुत मिनिमल है। इन्होंने बहुत ज़्यादा इसकी जो रीजन ब्रेकिंग है और एक्सेलरेशन है उसको बहुत ज़्यादा आइस से मिमिक करने की कोशिश की है। तो इसमें जो है रीजन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपकी रीजन होती है स्पीड के लिहाज से होती है, जितनी ज़्यादा स्पीड होती है उतनी स्ट्रॉन्ग रीजन होती है, लेकिन स्टिल बाकी ईवीज़ की निस्बत इसमें रीजन कम है। और वन पैडल ड्राइविंग नहीं है। वन पैडल ड्राइविंग ये होती है कि कुछ ईवीज़ में ये ऑप्शन होती है कि आप जस्ट एक्सेलरेटर से पैडल पैडल उठाते हैं और इतनी स्ट्रॉन्ग रीजन होती है कि गाड़ी तकरीबन खुद ही रुक जाती है। तो वो वाला सीन नहीं है इसमें। बहुत ज़्यादा आपको यही फील आएगी कि आप जो है वो आइस आइस इंजन वाली गाड़ी चला रहे हैं। और इंजन ब्रेकिंग जिस तरह के मैनुअल ट्रांसमिशन वाली आइस व्हीकल्स होती हैं, जिस तरह उसमें इंजन ब्रेकिंग की फील आती है ना, तो तकरीबन उसी तरह की आपको फीलिंग आएगी इसमें रीजन की। और इसमें दो रीजन मोड्स हैं, एक स्टैंडर्ड है एक हाई है। और हाई में थोड़ी ज़्यादा रीजन होती है, लेकिन स्टिल उतनी स्ट्रांग नहीं है कि आपको वन पैडल ड्राइव मिले। अच्छा फवाद भाई, जो कंपनी की क्लेम रेंज है वो कितनी है और आपका अब तक का पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है और कौन से स्टैंडर्ड के बेस पे आप उस एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करेंगे? जी, कंपनी जो पाकिस्तान में क्लेम कर रही है वो 410 किलोमीटर्स NEDC रेंज को क्लेम कर रही है। NEDC एक टेस्टिंग स्टैंडर्ड है जिसके थ्रू गाड़ियाँ टेस्ट होती हैं और रेंज के जो फिगर्स हैं वो निकाले जाते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की टेस्टिंग की जाती है, मुख्तलिफ़ सिनेरियोज़ को जो है वो सिमुलेट किया जाता है, तो उससे ये नंबर्स निकलते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे WLTP है, EPA है। तो WLTP और NEDC जो है ये यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं। NEDC जो है वो एक ऑब्सोलीट हो चुका है ये स्टैंडर्ड, और अभी यूरोप में ये फॉलो नहीं होता। ये उनका पुराना स्टैंडर्ड था जो लेट 90s में उन्होंने ख़त्म कर दिया और रिप्लेस हो गया WLTP से। तो जो WLTP रेंज जो है वो 345 किलोमीटर है एटो की, जो 49 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ है। तो वैसे मुझे जो इसमें रेंज मिल रही है वो शहर के अंदर NEDC से ज़्यादा मिल रही है। मैं बहुत लाइट फुट ड्राइवर हूँ, तो मुझे इस तरह की रेंज मिल रही है। लेकिन जो हमारा कम्युनिटी का ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें दो तरह की रेंज शहर में रिपोर्ट हो रही हैं। एक ऐसे लोग हैं जिनको 300 to 350 किलोमीटर के दरमियान रेंज मिल रही है, और दूसरा ग्रुप ऐसा है जो 350 to 400 के दरमियान रेंज रिपोर्ट कर रहा है। अच्छा, ये जो रेंज आपने बताई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, ये विद एसी है या विदाउट एसी है? क्योंकि अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है तो डेफिनेटली उसमें रेंज में फ़र्क पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये विद एसी है। और मुझे विद एसी ही NEDC के सबसे ज़्यादा रेंज मिल रही है। और अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो मुझे जो एवरेज अभी तक है मेरी, अभी तक जो मैंने चलाई है जब से ली है गाड़ी, 1000 किलोमीटर की जो एवरेज है वो 9.6 किलोवाट आवर पर 100 किलोमीटर। फवाद भाई, अक्सर ये डिबेट होती है हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी और सोशल मीडिया के ऊपर, रेंज को लेके काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं। किसी की ज़्यादा रेंज होती है, किसी की कम होती है, तो इसमें बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर हो सकते हैं। इसके हवाले से थोड़ा हमें ब्रीफ कीजिएगा। जी बिल्कुल, रेंज हर बंदे के ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से और गाड़ी किस तरह मेंटेन कर रहा है उस हिसाब से वेरी कर सकती है और वेरी करती भी है। और इसमें जो है आपका टायर प्रेशर सही है कि नहीं, और इसके अलावा आप लाइट फुट हैं या नहीं, और आपकी रोड कंडीशंस किस तरह की हैं। टेम्परेचर भी ईवीज़ के केस में मैटर करता है। जितना ज़्यादा ठंडा, एक्सट्रीम ठंडे टेम्परेचर की तरफ जाएँ, 0 डिग्री की तरफ 10 डिग्री से नीचे जाएँ, तो आपकी रेंज कम होना शुरू हो जाती है। जो रिपोर्टेड रेंज है उससे कम होना शुरू। इसी तरह आपको, अगर आप 45 डिग्रीज़ में चला रहे हैं या 45 से ऊपर चला रहे हैं, उस केस में भी दोनों एक्सट्रीम एंड्स पे रेंज कम होती है। फिर आप वही बात, आपके ड्राइविंग हैबिट्स किस तरह हैं। और मुझे एक एक रीज़न मेरी ये भी है रेंज ज़्यादा मिलने की, कि
मैं ऐसी रोड कंडीशंस पे चलाता हूँ जैसे स्कूल में पिक एंड ड्रॉप बच्चों का, तो उसमें स्पीड इतनी ज़्यादा होती नहीं है, मतलब 30 40 50 इस तरह की जो स्पीड है। तो ईवीज़ जो हैं वो इन स्पीड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं। ये बिल्कुल ऑपोजिट है पेट्रोल गाड़ियों के। पेट्रोल गाड़ियाँ आपकी बहुत वर्स माइलेज देती हैं इन स्पीड्स पे, और जितना आप हाईवे स्पीड पे जाते हैं तो उतना बेहतर होता है। ईवीज़ जो हैं वो आपको जितना आप 120 की स्पीड के करीब जाएँगे उतनी रेंज आपकी कम होती जाएगी, और जितना आप जो है वो सिटी ड्राइविंग वाली स्पीड्स के करीब जाएँगे उतनी रेंज आपकी बेहतर होती है। अभी बात कर लेते हैं थोड़ा राइडिंग कंफर्ट की। तो ओवरऑल सस्पेंशन की क्वालिटी से आप कितना सेटिस्फाइड है? और केबिन नॉइज़ के बारे में बताइएगा थोड़ा। ये 2 अहम चीज़ें हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही होती है। तो पाकिस्तानी रोड्स की कंडीशन को देखते हुए और इसको अगर कंपेयर करें किसी आइस एसयूवी के साथ, तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है? जी बिल्कुल, इसकी ड्राइविंग कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, और एट लीस्ट मैं तो फ्रंट सीट पे ही ज़्यादा, ऑब्वियसली मैं पीछे नहीं बैठा इतना, लेकिन जो फ्रंट सीट्स हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल हैं। पीछे भी सीट्स कुशनिंग सेम है, और कुशन काफ़ी सॉफ्ट है, और प्लस जो सस्पेंशन है इसकी वो भी सॉफ्ट साइड पर है। तो इससे पहले मैं होंडा यूज़ करता रहा हूँ, उसकी थोड़ी-सी फ़र्म सस्पेंशन होती है। तो उसके कंपैरेटिव तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और सॉफ्ट होने का मतलब बेनिफिट भी है, नुकसान भी है। नुकसान ये होता है कि थोड़ी-सी राइड बाउंसी हो जाती है और थोड़ा बॉडी रोल ज़्यादा होता है। और दूसरा एंड ये है कि कम्फ़र्ट होती है, और जो आपके पॉट होल्स होते हैं, खड्डे वगैरह, उनमें इतना फ़ील नहीं होता। बाकी जो है रोड क्लीयरेंस भी बहुत अच्छी है इसकी, 175 है, तो कभी भी कोई इशू मुझे ऐसा नहीं हुआ कि रोड्स पे कहीं अगर बुरी किस्म की रोड्स पे ले भी जाएं तो कोई ऐसा इशू नहीं होता। अच्छा, ये जो कि सीबीयू यूनिट है, तो बीवाईडी ने पाकिस्तान की लोकल रोड कंडीशन को ज़हन में रखते हुए इसमें कोई मॉडिफ़िकेशन की है? क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन है आपके पास? नहीं, इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई हुई, ये एग्जैक्ट उसी तरह ही बना है जैसे बाकी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये सीबीयू है, चाइना में असेंबल हुआ है ये, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई हुई। अच्छा फवाद भाई, इस वक्त टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जितने ये समर अभी स्टार्ट हो गया ऑलमोस्ट। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है? इस वक्त भी 33 डिग्री शो कर रहा है बाहर का टेम्परेचर। तो कूलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा बताएं कि आपने क्या, आपकी एक्सपीरियंस है। और इस पे काफ़ी डिबेट होती है मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप्स के अंदर, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर भी। तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं एसी से सैटिस्फाइड हूँ। जो है इसमें एक कंपैरिजन मैं अपने होंडा के साथ कर सकता हूँ क्योंकि मैं उसका भी ओनर हूँ। तो ये तो फैक्ट है कि जो है एक जो मैंने डिफरेंस देखा है उसको मैं 28 की सेटिंग पे चलाता हूँ, 28 टेम्परेचर पे, और फैन स्पीड 2 रखता हूँ तो उसमें कूलिंग ठीक ठाक हो रही होती है। जैसे अभी आउटसाइड टेम्परेचर 33 है, तो अगर यही सेटिंग मैं उसमें रखूँ तो वो ठीक ठाक बिल्कुल प्रॉपर एसी की तरह ठंडी हवा फेंकेगा। इसमें एटो के अंदर जो है ना, मैंने देखा है कि 28 पे रख के और फैन स्पीड 2 वही सेम सेटिंग में रखूं तो उतनी ठंडी हवा नहीं फेंक रहा होता, ऐसे लगता है जैसे आप एयर कूलर वाली हवा होती है उस तरह की फील आती है। लेकिन इसमें आपको प्रॉपर एसी की फील अगर चाहिए तो इसमें मैंने देखा है, एक तो आप इसको थोड़ा सा 26 पे मुझे रखना पड़ता है, और फैन स्पीड मुझे 3 या 4 रखनी पड़ती है, और एक ये वाली थोड़ा सा सेटिंग को यानी टेम्परेचर को कम करना पड़ता है, तब ये एसी वाली फीलिंग आती है। और दूसरी एक चीज़ है, इसकी सेटिंग के अंदर एसी की दो दो सेटिंग्स होती हैं। एक जो है वो कंफर्ट है, और दूसरी मुझे ऑप्शन भूल गई है। आप इसको अगर कंफर्ट पे रखें तो तब भी ये अच्छा परफॉर्म करता है। वो दूसरी सेटिंग जो है उसको आप यूज़ करेंगे तो वो इतना इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। एक और फैक्टर ये हो सकता है जिनको एसी जो है वो उसको नहीं सेटिस्फाई हो रहे, आप अगर एको मोड में ड्राइव कर रहे हैं तो वो भी एसी पे इफेक्ट डालता है। अगर आप एको मोड के अंदर रख के एसी चला रहे हैं तो वो इतनी अच्छी कूलिंग नहीं करता। अच्छा फवाद भाई, ये गाड़ी फ्रंट व्हील है कि रियर व्हील है? इसके बारे में ज़रा थोड़ा अपने एक्सप्लेन भी कर दें, और साथ में ज़रा थोड़ी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दें जो हमारे सुनने वाले हैं उनके लिए। जी ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है। इसकी मोटर और रिड्यूसर दोनों आगे लगा हुआ है, और ड्राइव भी आगे फ्रंट व्हील को ही करती है। अच्छा, फ्रंट व्हील ड्राइव का ईवी के अंदर क्या एडवांटेज हो सकता है?
एडवांटेज जो है वो अब थोड़ा सा ड्राइविंग एक्सपीरियंस के अंदर फ़र्क आ जाता है। जैसे ये ईवीज़ नहीं हर गाड़ी पे अप्लाई होता है। फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी की जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो अलग होता है, रियर व्हील का अलग होता है। तो जो थोड़ा सा स्पोर्टी किस्म की कार्स होती हैं जो कंफर्ट के लिए नहीं बनी होती, तो जो है वो ज़्यादा रियर व्हील उन उसके अंदर रियर व्हील की प्रेफरेंस ज़्यादा होती है। और जो नॉर्मल एवरीडे कार्स हैं उनके अंदर अब आजकल, क्योंकि उसमें फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी में कॉस्ट भी कम पड़ती है मैन्युफैक्चरर को, और इस तरह के तो फैक्टर्स होते हैं, तो वो अमूमन जो है वो आजकल गाड़ियाँ फ्रंट व्हील आती हैं। ठीक है, और इसमें ड्राइविंग मोड्स कितने हैं, और क्या ऑफ रोडिंग या फिर कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें बर्फ़ पड़ी हुई हो तो इसके लिए कोई स्पेशल है इसमें कोई मोड? जी, इसमें 4 ड्राइविंग मोड हैं। ज़्यादातर लोगों को एको, नॉर्मल और स्पोर्ट का पता होता है, लेकिन इसमें एक स्नो मोड भी है जो कि आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इस बटन को दबाएँगे तो ये स्नो मोड में चला जाएगा। इससे वैसे आप एको एको जो नॉर्मल और स्पोर्ट मोड है उससे उसमें स्विच करते हैं, और इसको दबाएँगे तो ये स्नो मोड में चला जाएगा। जिनके पास सोलर सिस्टम इंस्टॉल्ड है, ज़ाहिर है, तो वो उनको तो ऑलमोस्ट फ्री ही पड़ता है, लेकिन बहुत सारे हमारे दोस्त होंगे जिनके पास सोलर सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा। तो फुल बैटरी अगर हम चार्ज करें, फुल चार्ज के ऊपर कितना ये कॉस्ट होगा पर किलोमीटर, इसकी क्या आपकी कैलकुलेशन है? जी, ये फुल बैटरी पैक का साइज़ 49.92 किलोवाट आवर है। तो अगर आप इसको फुल चार्ज करें तो 50 यूनिट्स ले लेगी। तो 50 यूनिट्स का मतलब है, और एक यूनिट जो है ऑफ पीक आवर की जो यूनिट प्राइस है वो तकरीबन 50 रुपए है। तो 50 इंटू 50 करें तो 2500 रुपीज़ में आपकी 0 to 100 ये चार्ज हो जाती है। और पर किलोमीटर की जो कॉस्ट अगर निकालें तो तकरीबन ये 7 रुपए पर किलोमीटर बनते हैं। पर किलोमीटर कॉस्ट जो इसकी अगर आप आइस व्हीकल से कंपेयर करें तो ये ऑल्टो से भी कम बनती है। ऑल्टो की भी तकरीबन 10 से 12 रुपए पर किलोमीटर कॉस्ट बनती है, इसकी 7 बन रही है। फवाद भाई, इस वक्त BYD ने तमाम मेजर सिटीज़ के अंदर अपने अपने एक्सपीरियंस सेंटर्स इनाग्रेट कर दिए हैं, वो फंक्शनल है। तो क्या हर एक्सपीरियंस सेंटर के साथ उनकी सर्विस सेंटर्स भी अवेलेबल होते हैं, और स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी के बारे में आपने कोई इन्फॉर्मेशन उनसे ली है? जी बिल्कुल, इनके सर्विस सेंटर्स हैं और मैंने देखे भी हैं। और जब मैं डिलीवरी के लिए गया था तब भी मैंने देखे थे, और काफ़ी बड़े सर्विस एरियाज़ हैं। और अभी तक मेरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ सर्विस सेंटर जाने का, क्योंकि अभी फर्स्ट सर्विस जो आनी है वो 5000 किलोमीटर्स और या 3 महीने बाद, जो भी पहले आ जाए। तो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, और बाकी स्पेयर पार्ट्स का मैंने अभी इस पे रिसर्च नहीं की। लेकिन मुझे ऐसा ही फ़ील होता है कि अभी स्पेयर पार्ट्स जब भी कोई नया ब्रांड आता है तो उसको लाने में थोड़ा टाइम लगता है, एकदम से फ़ौरन नहीं आते। तो मेरे ज़हन में तो ये है कि उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा पार्ट्स को।